हेलो दोस्तों, चेतक बैच में आपका स्वागत है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। सर क्या हुआ आगे, कहाँ पर? नेपोलियन को जिंदा किया, हाँ हो गया। मार दिया, मार दिया। किसने मारा? 4 देशों ने मारा। फिर क्या किया? क्या? ट्रीटी ऑफ वियना बना दी। बनाने के बाद में हुआ क्या? हुआ क्या उसके आगे ये हम अब पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि तार से तार मिलाते जाओ, मतलब लिंक कनेक्ट करो। 1815 तक गए, अब जाएंगे लिंक कनेक्ट करते हुए 1821 तक। 1821 से फिर 30 पे जाएंगे। बुक में आपके सीक्वेंस सीधा नहीं है, सीक्वेंस ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ पर हम स्टोरी का लिंक बनाते जाएंगे जिससे कि हमको ईजिली स्टोरी समझ में आ जाए। तो शुरुआत करते हैं। नेपोलियन की मृत्यु होने के बाद में हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने कहा भाई केक कटेगा तो सब में बटेगा, और केक को बांटा किस नाम से? ट्रीटी ऑफ वियना, जो कब हुई थी? 1815 में। अब वो आने के बाद में लोगों ने कहा कि भाई नेपोलियन भाई साहब हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। इन्होंने निर्दयी लोग, इन्होंने क्या किया? हमारे प्यारे नेपोलियन को मार दिया। और जब उनके प्यारे नेपोलियन मर गए तो उन्होंने कहा जो चीज़ हमने जिसके लिए लड़ाई लड़ी थी कि बॉर्बन किंग रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी लड़ाई थी मेनली, और हमने बॉर्बन किंग को ओवरथ्रोन कर दिया था, वो लड़ाई तो अभी भी दोबारा लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई लड़ना उन्होंने चालू किया। लेकिन बुक में कि इसी में बीच में कॉन्सेप्ट आ गया ग्रीक का। ग्रीक एक देश है, वहाँ का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि फ्रांस में और यूरोप में आगे क्या क्या हुआ, क्योंकि ग्रीस जो है यूरोप में ही कवर हो जाएगा। तो देखते हैं। ग्रीक के लोगों ने देखा कि फ्रांस के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने रिवॉल्ट किया, और रिवॉल्ट करने के बाद आज़ादी पाई। क्या पाई? आज़ादी, फ्रीडम मिली। फिर नेपोलियन आगे जो हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिवॉल्ट करने के बाद क्या मिल गई उनको? आज़ादी मिल गई। तो अब हमें क्या चाहिए? आज़ादी। किससे आज़ादी चाहिए? ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर क्या है सर? कभी सुना ही नहीं है। ऑटोमन एम्पायर ना, वो सबसे बड़ा एम्पायर जो है आज तक का, वो ऑटोमन एम्पायर है। क्यों? क्योंकि इसने रोमन एम्पायर पूरा का पूरा, रोम के बारे में आप पढ़ोगे तो आप ऑटोमन राजा को पढ़ोगे कि जहाँ कोई नहीं है वहाँ ऑटोमन एम्पायर माना जाता था। क्यों? क्योंकि राजा इतने टैलेंटेड होते थे कि वो पूरे के पूरे यूरोप को कवर करके रखते थे, और इनको आज़ादी चाहिए थी ऑटोमन एम्पायर से। किसको? ग्रीक वाले लोगों को। ग्रीक वॉज कंट्रोल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर। ग्रीक जो देश था वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था और ऑटोमन राजा था। उसके बाद में एडुकेटेड मिडिल क्लास। याद करो, आज़ादी के लिए लड़ेगा कौन? मिडिल क्लास लड़ेगा सर। आज़ादी हो, देश की प्रगति हो, किसी के लिए भी लड़ता कौन है? मिडिल क्लास। मिलता कुछ नहीं है, ना कल मिला ना आज मिला, लेकिन लड़ेगा कौन? मिडिल क्लास। अमीर को कोई मतलब नहीं रहता कि कौन राजा है, क्या करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है, राजा ने कुछ बोला तो थोड़ा बहुत दे के उसका मुँह बंद करा देंगे। गरीब कहेगा राजा के भाई चरण दबा देंगे। यही होता था पहले भी। और लेकिन एडुकेटेड मिडिल क्लास कहता था भाई पढ़े लिख लिया हूँ, और जब पढ़े लिख लेते हैं तो आ जाता है स्वाभिमान। स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी रिस्पेक्ट को हर्ट करेंगे राजा साहब। अब राजा साहब रिस्पेक्ट को हर्ट करेंगे तो राजा से माफ़ी थोड़ी मांगेंगे, नहीं भाई, नाक का सवाल है, इसीलिए रिवॉल्ट करेंगे। अब क्या हुआ? ग्रीक में भी यही बात हुई। जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, सेम एज फ्रांस की तरह, प्लस पोएट। पोएट मतलब कवि। कवि लोगों की एक अच्छी बात होती है, आप किसी भी कवि से मिल जाओ, कवि से जैसे ही मिलोगे ना, वो 2 कविताएं सुनाता है। एक आपको अच्छी लगने वाली, और एक ऐसी जिसमें आपको ऐसा बताया जाएगा कि इनडायरेक्टली वो आपके ऊपर तंज कसेगा। और ऐसा ही राजा से वो चाहते थे कि राजा ने बुलाया है तो राजा के सामने क्या करेंगे? एक तो महाराज की तारीफ ही तारीफ, दूसरी कविता में वो सोचते थे कि महाराज को जो है नीचे डाउन लेवल पे ले आऊँ, कि भाई इसमें भी, इसके वर्ड में भी जो है ताकत है कुछ। लेकिन ये ताकत राजा के सामने नहीं होती थी। राजा को सुनाई, वाह 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 वाह, तुम्हें ये दिया जाता है, वो दिया जाता है। जैसे ही राजा को ये उसकी झंड वाली कविता सुनाई गई, वैसे ही राजा कहता था सिपाही हो, पकड़ लो, गर्दन कलम करो इसकी। होता है ऐसा। तो इन्होंने कहा हमको भी आज़ादी चाहिए सर। कहाँ की सेंसरशिप?
जब हम भी पोएट है, हम अपनी मर्जी से जो लिखना चाहे लिखना चाहे। मेरे को राजा पसंद नहीं है, मैं उसके खिलाफ लिखूंगा, कौन रोकेगा। तो कौन कौन जुड़ा, एडुकेटेड मिडिल क्लास जुड़े और साथ ही साथ उनके पोएट जुड़े। और आर्टिशियन, आर्टिशियन मतलब आर्टिस्ट नहीं होता, आर्टिशियन का मतलब होता है वे लोग जिनके अंदर कोई गुण होते हैं, जिसको आज के टाइम पे हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं। ये प्रोफेशनल लोग हैं, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या है, आर्टिशियन। और इसमें कौन थर्ड वर्ड कौन जुड़े, आर्टिशियन। जब ये लोग जुड़े तो किसानों ने कहा भाई सब तो राजा के खिलाफ हैं, एक वर्ग जो है राजा के खिलाफ नहीं था। कौन सा, याद करो पिछली क्लास में पढ़ाया था, कंजर्वेटिव लोग। कंजर्वेटिव कौन होते थे, जो कहते थे भाई राजा चलता रहेगा, हमको क्या मतलब, हमको तो प्रिविलेज बाय बर्थ मिल रही है। तो किसानों ने या पीजेंट ने कहा हम भी जुड़ेंगे आंदोलन से, क्योंकि हमको भी आज़ादी चाहिए, किससे, राजा से, हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। अब यहाँ पर यही हुआ, एडुकेटेड मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोग, शिक्षित, पोइट, कवि, आर्टिशियन, पीजेंट, सारे के सारे जुड़ गए। देखो ये आप कनेक्ट ऐसे कर सकते हो कि मैंने इसमें बीच में प्लस का साइन लगाया है, तो आप भी अगर लिखोगे, जब आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो आप प्लस का साइन ही लगा के लिखोगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कलेक्टिव पावर है इनकी, ये जुड़े तभी हो पाया, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, ये मैंने बार बार बोला है। उसके बाद में रिवॉल्ट टू गेट फ्री फ्रॉम किंग्स रूल, इनको राजा से फ्री बनना था, और राजा से फ्री होने के लिए क्या करना पड़ता है, रिवॉल्ट, क्रांति करनी पड़ेगी राजा के खिलाफ और राजा को हराना पड़ेगा। और इसीलिए इन्होंने रिवॉल्ट करा ऑटोमन एम्पायर के बाद। हुआ क्या, 1832 में, सर क्या बात कर रहे हो, 21, 9 और 2, 9 2 11 साल में राजा को हरा दिया। हाँ भाई हरा दिया, ऐसे कारनामे किए कि राजा हारने के लिए मजबूर हो गया। क्या होता था, राजा का सामान ही गायब कर दिया कभी कभी, राजा कितने को देगा। अगर एक चीज़ ये आप ध्यान रखना, कानून व्यवस्था तभी चल सकती है जब ईमानदारी रहे उसमें। हम इसको सिविक्स में पढ़ेंगे, जब ईमानदारी जहाँ पर नहीं है ना, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं रहता। और यहाँ पर भी ईमानदारी खत्म हो गई थी राजा के प्रति, और जब ईमानदारी खत्म हो गई तो ज़्यादा दिन तक राजपाट नहीं चल सकता, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आएगी, और वो राजा के एम्पायर में भी आई। और फाइनली क्या हुआ, 1832 में ग्रीक जो है इंडिपेंडेंस मिल गई। और इंडिपेंडेंस मिली तो, लेकिन हमको जो है हिस्ट्री में 2 ट्रीटी याद करनी है। पहली वाली कौन सी, अरे नेपोलियन जो मारा था वही ना, ट्रीटी ऑफ वियना पहली, और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी क्या थी, कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी बोलती थी कि ग्रीक को एक नया देश बनाएंगे जो कि इंडिपेंडेंट होगा। तो ये थी बात, ग्रीक की खिलाफ आंदोलन हुआ, राजा के सब मिले, और मिलने के बाद में 1832 में ग्रीक को आज़ाद करा दिया, ग्रीस एक नेशन बन गया। अब बात करते हैं ट्रूली रेवोल्यूशन। ये क्या होता है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे भाई क्रांति कर रहे हैं, किसके खिलाफ में, राजा के खिलाफ में ही हो रही है ना, डेमोक्रेसी के खिलाफ में तो नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, बॉर्बन किंग, ये कौन है सर, वही है जिसको ट्रीटी ऑफ वियना के बाद बैठा के नहीं गए थे, उसी को। तो वर ओवरथ्रोन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश। उसको कहा गया भाई तेरे को पहले उखाड़ के फेंका था, दोबारा तू आके कैसे बैठ गया। उसने कहा भाई ट्रीटी ऑफ वियना में बिठाया। अच्छा, घर की बात चल रही है क्या, कि जब भी आओ यहाँ पर हो जाएगा, वंश वाली जो रीति है वो चली गई। अब इन्होंने क्या किया, बॉर्बन किंग को दोबारा उखाड़ के फेंका, कहा भाई जाओ। 1830 की मैं बात कर रहा हूँ, 1830 में कहा राजा से बहुत दिन राज कर लिए, 15 साल हो गए तुमसे, अब परेशान हो गए, निकल लो यहाँ से, और उसको निकाल दिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम हो गया। अब क्या सर एक चीज़ बताओ, राजा को निकाल दिया तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या हुई, राजा निकला है, लेकिन वो ट्रीटी ऑफ वियना में बोला क्या था, उसमें बोला था कि सिस्टम तो चलता रहेगा, मोनार्की चलेगी, लेकिन मोनार्की किससे चलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे बड़ा क्या, देश का कानून और संविधान, और उसी हिसाब से संविधान के अनुसार जो है वो क्या चलेगी, राजशाही चलेगा। और वो चीज़ सिस्टम चला तो राजा को साइड कर दिया और कहा गया अब इस देश के हेड होंगे, क्या होंगे, हेड। अच्छा, एक और हेड से कुछ याद आ रहा होगा, याद वही नेपोलियन याद करो, उसको भी हेड ही बनाया था देश का, जिसने डिक्टेटरशिप चालू कर दी थी। और यहाँ पर उन्होंने क्या करा, लुइस फिलिप नाम से एक व्यक्ति थे, लुइस फिलिप नाम से, उनको कहा गया तुम आज से हेड बन जाओगे। किसके, यूरोप में बनेंगे, फ्रांस में बनेंगे। अब क्या हुआ, ग्रीक में रेवोल्यूशन देखने के बाद में लोगों ने कहा
अरे भाई, फ्रांस ने बोला आज़ादी हो गई, रसिया ने बोला आज़ादी हो गई, हर जगह आज़ादी मिल जा रही है। ग्रीक ने बोला आज़ादी मिल गई, हम क्यों पीछे रहे भाई, हम भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर याद आता है, वो पॉइंट ये है, राजा राम मोहन राय जो थे और टीपू सुल्तान जो थे, उन्होंने भी यहीं से आइडिया लिया था आज़ादी का। भारत में आज़ादी का आइडिया यहीं से आया, लेकिन इंडिया में आज़ादी कैसे चाहते थे लोग? दो तरीके के थे, नरम दल, गरम दल। ये पता होगा आपको। नरम दल क्या होते थे? बैठ जाते थे जाके, जब तक नहीं हटेगा तब तक मैं नहीं हटूंगा, लाठी खाते रहूँगा। गरम दल क्या होते थे? वो कहते थे भाई हटने की तेरे को ज़रूरत नहीं है, अगर हटा तो हटा, नहीं हटा तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। तो वो वाला सिस्टम था। तो यहाँ पर दोनों सिस्टम था, लेकिन इंडिया में आज़ादी जो है नॉन वायलेंस से मिली है। अब इन्होंने क्या हुआ, ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल। सर कुछ सुना सुना लग रहा है, अरे जग सुना सुना लगे नहीं भाई। बेल्जियम मतलब देश का नाम है। सिविक्स में एक चैप्टर भी है इसके ऊपर, जिसमें बताया गया कि ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल थी। और वहाँ पर क्या हुआ, जब भी किसी को धरना देना होता है, प्रदर्शन करना होता है, तो कहाँ आता है? कैपिटल में आता है, राजधानी में आता है। हमारे लिए क्या है? दिल्ली। किसी को भी कितना भी बड़ा छोटा मोटा नेता भी होगा ना, मैं तो दिल्ली जाके रिवॉल्ट करूँगा। यहाँ ज़्यादा सुनाई देती है ना, लाठी भी ढंग से नहीं मिलती यहाँ पर, और जगह तो फिर पुलिस उनके कंट्रोल में ही होती है, दिल्ली पुलिस कंट्रोल में नहीं है। अब क्या हुआ, ब्रुसेल्स में भी यही हुआ। रिवॉल्यूशन इन ब्रुसेल्स विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के कंट्रोल में था ब्रुसेल्स। क्या है नीदरलैंड, कैसा होता है, ये जब उसके बारे में पढ़ेंगे ना, आयरलैंड के बारे में और इंग्लैंड के बारे में, तब ये पढ़ेंगे। लेकिन ब्रुसेल्स जो था वो किसके कंट्रोल में था? नीदरलैंड के। अब उनसे भी वो परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। तो इन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया, रेवोल्यूशन कर दिया। और करने के बाद में इन्होंने कहा कि बेल्जियम को चाहिए, हमें एक बेल्जियम फ्री चाहिए। और इन्होंने 1830 में बेल्जियम को फ्री करा लिया। तो शुरुआत क्या हुई, राजा को उखाड़ के फेंको। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल थी, वहाँ पर रिवॉल्ट हुआ कि बेल्जियम को फ्री करो, और बेल्जियम को फ्री 1830 में कर लिया गया। ना इधर से जा रहे हैं। अब हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक? आज सर आपको सिखाएंगे प्रेम। क्या सिखाएंगे? प्रेम। कितने जनों के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आते हुए, अरे आज तो शाहरुख खान दीपिका की बात होगी। नहीं भाई, शाहरुख खान दीपिका से कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे होगा? देश प्रेम, देशभक्ति जगाएंगे। शहीद भगवत सिंह क्या थे? देश प्रेमी। प्रेम करो किससे? देश के साथ प्रेम करो सर। ये हम पढ़ेंगे इसमें। बाकी अब शुरू करते हैं कि ये प्रेम क्या था। दैट इज नेशनल फीलिंग। क्या नेशनल फीलिंग? मतलब देशभक्ति जगाओ। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आपको उसको करना पड़ता है इंस्पायर। और इंस्पायर करा कैसे किया जाएगा? फीलिंग जगा के। फीलिंग कैसे जगाई जाएगी? भाई देश के प्रति लोगों को इंस्पायर करना है ना, तो देशभक्ति जगाएंगे। कैसे जगाएंगे? अपना एक नेशनल एंथम बना दो। याद करो, राष्ट्रगान जैसे ही होता है वैसे ही सारे बच्चे ऐसे स्ट्रेट खड़े होके, भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस बात पे खड़े हो जाते हैं भाई? क्या था ये? वही था ना, शब्द जो लिखे हैं हम उनका फील लेते हैं। तो राष्ट्रगान, नेशनल एंथम से राष्ट्र ध्वज, तिरंगा भी नीचे कहीं गिरा रहता है तो कितनी खुन्नक आती है भाई, क्या कर दिया। और वही अगर पाकिस्तान का तो क्या होता है? तो अपने देश से प्रेम करना किसने सिखाया होगा? रेवोल्यूशनरीज ने। कौन? क्रांतिकारी लोगों को जोड़ेंगे कैसे? जोड़ते हैं उनके अंदर देशभक्ति जगा के। और हमारा टॉपिक भी यही है, नेशनल फीलिंग। ये कब जगी? 1830 में। 1830 में नेशनल फीलिंग ऐसे जगी कि प्रेम करो देश से। भाई ये देश तुम्हारा है, किसी और का है नहीं। विकास करोगे तो अपने देश का करोगे, कचड़े में डालोगे तो अपना देश डालोगे। तो देश को बनाना है बेहतर, आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि सर
पूरे देश को कौन चलाएगा? जनता चलाएगी, राजा महाराजा हमको पसंद नहीं है। तो किया क्या? नेशनल फीलिंग। इसमें एक वर्ड आता है रोमांटिज्म। रोमांटिज्म क्या होता है सर? रोमांस, किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, वो रोमांटिज्म? ना भाई, वो रोमांटिज्म है ही नहीं। रोमानियत होता है हिंदी में मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? नेशन के प्रति प्रेम। तो लोगों में रोमानियत जगाई। हमारे देश की माता का क्या नाम है? भारत माँ। इंडिया माँ नहीं, भारत माँ, ठीक। जर्मनी की माता का नाम जर्मेनिया। फ्रांस की माता का नाम मारिया। ऐसे जो है माता का नाम बना दिया। देश को क्या दे दिया? एक सिंबल बता दिया कि देश क्या है? एक नारी है, और देश की रक्षा क्या करती है? नारी करती है। अच्छा एक चीज़ बताओ, 7 अजूबों में एक है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वो किस लिए बनाया भाई? वो इसीलिए बनाया है, उन्होंने अपने देश की लिबर्टी को दिखाने के लिए कि हमारे देश में फ्रीडम हमको चाहिए, इसीलिए वो बनाया स्टैचू। हमारे देश में भी ऐसे ही बना है, सरदार पटेल के स्टैचू ऑफ यूनिटी। वो क्या है? किस लिए बना है? एकता को दिखाने के लिए। तो ये क्या है? विजुअलाइजिंग द नेशन। ये एक टॉपिक आएगा विजुअलाइजिंग द नेशन, उसमें हम यही देखेंगे कि देश को क्या करते हैं? नारी का स्वरूप दे देंगे, जिससे कि लोग क्या होते हैं? नारी होती है ममता और दया की प्रतिमूर्ति। इतनी स्पष्ट हिंदी नहीं भाई, यही होती है एग्जैक्ट मीनिंग शास्त्रों और किताबों के हिसाब से। तो यहाँ पर भी क्या होगा? नारी का रूप दे देंगे देश को, और क्या जगाएंगे लोगों के अंदर? नेशनल फीलिंग। रोमांटिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटीमेंट। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करा जाएगा, या नेशनल सेंटीमेंट जगाए जाएंगे। लोगों के दिल में फीलिंग आ गई सर, फील करेंगे देश के बारे में। अरे मेरे देश को फालतू बोला, रुक जा अभी। ये चीज़ जगाया किसने? रेवोल्यूशनरीज ने जगाया, और जो थिंकर्स थे, फिलोसफर थे, उन्होंने जगाया। लोग क्या करते हैं? किसी भी चीज़ में अगर आपको किसी को इंस्पायर करना है तो उसके अंदर फीलिंग जगा दो उस चीज़ में। आप अगर टॉप स्कोर करना चाहते हो तो अंदर से जब तक फीलिंग नहीं आएगी ना कि मैं टॉपर हूँ, ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा, तब तक ये आने वाला नहीं है नंबर। ये सोचो कि नहीं लिख के आ गए तो आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी क्या है? देश के बारे में देशभक्ति जगाएंगे, और यही काम होने लगा 1830 में। इन्होंने क्या किया? नेशनल फीलिंग को जगाया। और नेशनल फीलिंग जगा ही रहे थे कि एक क्या हुआ? एक सीक्वेंस ऐसा हो गया कि ये इस देश में बर्बादी का सिस्टम चालू हो गया। क्या बर्बादी आ गई सर? बर्बादी ऐसे आ गई, उस समय एक देश बहुत उभर के आ रहा था जिसका नाम था इंग्लैंड। सुना है? हाँ भाई सुना है, इंग्लैंड। वही ना जिसको आजकल खाना ढंग से नहीं मिल रहा है? हाँ भाई वही है, पाकिस्तान के बाद दूसरा जो ऐसा है, वही इंग्लैंड। पूरे विश्व में जिसने राज किया था वो आया लाइमलाइट में। और उसी के लिए हमारा दूसरा टॉपिक बना हंगर एंड हार्डशिप, भुखमरी। भुखमरी क्या हो गई? देश में आ गई। क्या होता था ना, आपने कभी देखा लाइन लगती है बहुत सारी। अब नोटबंदी की लाइन लगी थी, लोग आए थे, पैसे मिल जाते थे तो ऐसा लगता था वर्ल्ड कप मिल गया। वैसे ही और भी जगह लाइन लगती है, राशन शॉप में और भी जगह। ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ पर यूरोप में लाइन लगने लगी ब्रेड के लिए। सर ब्रेड खाएंगे? ये क्या होता है भाई? चपाती हमने बताया उनको कि रोटी खाई जाती है, नहीं तो वो ब्रेड खाते थे। उनको नहीं पता था कि आटा आएगा, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो बन गई रोटी। ये सिस्टम नहीं था। सिस्टम सही है, सब्जी बना लो भाई, ब्रेड लाओ, ब्रेड से खा लो। लेकिन क्या हुआ, भुखमरी ऐसे आई कि ब्रेड के प्राइस जो है बढ़ते चले गए। प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रोज मतलब बढ़ते चले गए। और जब ये प्राइस बढ़ते चले गए, लोगों में लड़ाई होने लगी। लोगों में लड़ाई होने लगी किस बात के लिए कि भाई एक ब्रेड का पैकेट है, 40 लोग हैं। तो वही सिस्टम होता है जैसे पतंग आती है ना, पतंग लूटने वाले गुट आपने देखे होंगे। वो बच्चे लूटते हैं तो जिसको मिल गया वही सोचता है कि मैंने जो है दुनिया जीती है, वो अपने आप को जो है सिकंदर समझता है। वैसे ही होने लगा ब्रेड के लिए, लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब जब ऐसा सिचुएशन आएगी तो सबसे ज़्यादा गुस्सा लोगों के अंदर किसके प्रति होता है? जो उनका नेता होता है या जो उनका लीडर होता है। और लीडर उनका कौन था? लुइस फिलिप। उसके प्रति गुस्सा लोगों में चालू हुआ 1830 के बाद। और यहाँ पर भी यही लिखा है, मशीन मेड गुड्स। मशीन मेड्स मतलब पहले होते थे हैंडलूम। हैंडलूम क्या होता है सर?
हैंडलूम होता है वो मशीन जो हाथ से चलती है, हाथ से चलने वाली मशीन। हाथ से चलने वाली क्या मतलब सर? जिसमें आपको पावर का इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरे होते हैं पावर लूम। और इंग्लैंड ने क्या किया, पावर लूम बनाना चालू किया। जितने भी हैंडीक्राफ्ट थे ना उनको ख़त्म कर दिया। कहा कि भाई हाँ, मशीन से गुड्स बनाएंगे, सस्ते के सस्ते बनेंगे, जल्दी के जल्दी बनेंगे। और ये चीज़ उन्होंने जब देखी तो मशीन मेड्स गुड्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से यूरोप में, पूरे के पूरे यूरोप में फैलना चालू हो गया। ब्रिटेन से सामान आएगा, सस्ता आएगा, अच्छा आएगा, मशीन से बना है। भाई जैसे हम जाते हैं दुकान पे तो क्या बोलते हैं, या शोरूम में जाते हैं क्या बोलते हैं, सर ब्रांड दिखाना। अरे भाई ब्रांड दिखाना, कहाँ से बन के आया ब्रांड? लंदन से आया होगा, कहीं से ही आया होगा। वैसे यहाँ पर भी लोगों ने क्या करा, वो गुड्स ज़्यादा खरीदने लगे, वो वस्तुएं ज़्यादा खरीदने लगे जो विदेशों से बन के आई थी, मशीन से बन के आई थी। लोगों ने कहा हाथ से बना भाई हमें मतलब नहीं है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। और जब ये चीज़ आएगी ना तो एक बात ध्यान देना, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे देश का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्या मतलब सर? हमारे देश में भी तो यही है, जब मशीन से जो वस्तुएं बनी हैं हम उसका इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। जो हाथ से बनाते थे, हथकरघे बोलते हैं हिंदी में, हथकरघे से जो बनाते थे वो बेचारे क्या करेंगे? उनका तो रोजगार छिन गया, मशीन उनको चलाने आती नहीं है। अब उनकी जगह किसने ले ली? मशीन ने ले ली। तो क्या होगा, जब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उनके लिए भुखमरी होगी। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो कि 1 नंबर में पूछी जा सकती है कि भाई वीवर्स जो बुनकर होते हैं, बुनकर जानते हो ना आप, कपड़े में कढ़ाई सिलाई ये सब जो करते हैं उनको बुनकर बोलते हैं। बुन या कढ़ाई जो एम्ब्रॉयडरी का जितना भी काम होता है उनको बुनकर बोलते हैं। ये लोग थे जो हाथ की मशीन से काम करते थे। इनको सबसे ज़्यादा हिट किया इस चीज़ ने, किसने? हंगर और हार्डशिप या ने। हार्डशिप क्यों आई? क्योंकि ब्रिटेन से गुड्स आ जाते थे मशीन से बन के और ये बनाते थे हाथ से। हाथ से बनाने वाले क्या होते थे? पहली बात तो बनेंगे कम, और जब कम बनेंगे तो रेट होगा ज़्यादा। अब मशीन वाले आ गए तो लोग मशीन के खरीदने लगे, इनका कोई खरीदता नहीं था। तो ये बेचारे कहे पापी पेट का सवाल है, करें क्या? तो ये भागते थे राजा के महल की तरफ, लुईस फिलिप के महल की तरफ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन इन्होंने कहा धरना दे देते हैं, छोड़ूंगा नहीं जब तक राजा कुछ हमारे लिए कर नहीं देता। राजा या लुईस फिलिप जो हेड था वो क्या कह रहा था? कह रहा था भाई बैठे रहे, क्या जा रहा है, तुमको मैंने फ्रीडम थोड़ी दी है, आज़ादी थोड़ी दी है, बैठे रहो। एक दिन क्या हुआ, बेचारा घर में अच्छा खासा घूम रहा था, तब तक किसी से उसकी बहस हो गई होगी। अब भाई सबके घर में होती रहती है, उसके घर में भी हो गई, बहस हो गई, दिमाग भाई ऊपर से टेम्पर हाई हुआ। उसने कहा, बाहर से आवाज़ कैसे आ रही है? मंत्री ने कहा महाराज ये आंदोलन करने के लिए ना बुनकर आ रखे हैं। कहा निकाल बंदूक, आज देखते हैं भाई। तो क्या हुआ, बंदूकें निकलवाई, ओपन फायर करा दिया। और ओपन फायर कराने के बाद 11 बुनकर जो थे, 11 वीवर्स जो थे, उनका गोविंदाय नमो नमः हो गए, परलोक सिधार गए। अब जब इस चीज़ को हिट किया और लोग मरे तो लोगों के अंदर क्या जागी? नेशनल फीलिंग, राष्ट्र के नाम पे भक्ति। अरे कैसे मार दिया, मेरे देश का व्यक्ति है, कैसे मार दिया, राजा अपनी चलाएगा? होता है ये चीज़ या नहीं होती? अब पाकिस्तान का अगर मान लो बम गिराता है इंडिया पे और कुछ लोग मर जाते हैं या हमारे सैनिक शहीद होते हैं ना, उनको कैसा फील होता है? वह क्या आता है, देशभक्ति होती है ना कि भाई अगर मेरे को दे दिया जाए तो मैं जाके बॉर्डर पे गोली मार दूँ जाके। वैसे ही फीलिंग लोगों में जाग गई। और ये इंसिडेंट था 11 वीवर्स वाला। 11 वीवर्स को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते थे। अब आंदोलन और ज़्यादा तेज़ी से होने चालू हो गया। उन्होंने कहा भाई ये चीज़ तो गलत करी, लोगों को मारना नहीं था, सब चला रहे हो कोई बात नहीं, मेरे को मंजूर है, लेकिन मेरे लोग कैसे मर गए? लोगों के अंदर देशभक्ति जो जगाना चाहते थे वो जग गई। और इन्होंने कहा अब तो राजा को हम हटा के रहेंगे, या जो हमारा हेड है वो हटा के रहेंगे। मैं बार बार राजा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो एज अ हेड भले चुना गया हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी तो वो राजा ही मानोगे आप, ठीक है। अब उनको हटाएंगे, हटाने के बाद कहाँ आएंगे? यहाँ पर। कहाँ पर? रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। इसके पहले एक छोटी सी घटना है 1845 में, 1845 में। वो क्या हुई, इन्होंने कहा भाई आंदोलन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अब हमारे बस की नहीं है, हो सकता है जैसे वहाँ करा था ना लुईस 16 का हाल, वैसे ही हाल हमारा भी कर देंगे। तो कहा भाई
ऐसे करो, आंदोलन को दबा दो। दबाना मतलब रिप्रेस कर दो, एक शब्द बना है इसके लिए स्पेसिफिकली, रिप्रेस। आंदोलन को दबाएंगे। आंदोलन को दबाने के दो तरीके हैं। पहला तो फोर्स लगा के दबा दो, तो वो कुछ दिन दबे रहेंगे, बाद में फिर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे मार गोली, कितना मारेगा बे। उसके बाद में दूसरा तरीका क्या था, थोड़ा सा इनको छूट दे दो, थोड़ी से इनको बेनिफिट दे दो, शांत हो जाएंगे। क्या होता है, 100 रुपये किसी से मांगो, वो कहता भाई 100 तो नहीं है, 50 ले जा, तो हमारे अंदर थोड़ी सी तसल्ली मिलती है ना। वैसे ही इन्होंने भी किया। 1815 में 45 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने राइट दे दिया वोट का, वोटिंग राइट दे दिया कि 21 साल से ऊपर जितने भी, कौन है, औरत नहीं, आदमी, जितने भी मैन हैं 21 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर, उनको राइट टू वोट दे दिया जाएगा। और दूसरा दिया जाएगा राइट टू वर्क। ये क्या होता है भाई, पिछले साल पढ़ा था, गलियों में नल्लों की तरह घूम रहे थे लोग, और नल्लों की तरह घूमते घूमते चोरी चकारी ज़्यादा बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी भाई, काम ही धाम नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा। गलियों में पत्ते खेल रहे हैं, पढ़ा था ना ये कुछ 9th में, याद आ रहा हो। तो उनको क्या चाहिए, काम चाहिए। तो प्रोटेस्ट में एक बात ये भी थी कि भाई काम चाहिए, राइट टू वर्क होना चाहिए, तो वो भी दिया गया 1845 में। अब थोड़ा सा हम अपने टॉपिक को ख़त्म करने की ओर पे आते हैं 1848 की तरफ। क्या हुआ इसमें, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स लोगों ने क्या करा, रिवोल्ट करा। काहे करेंगे भैया, कौन है इसमें, एडुकेटेड मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास लोग आएंगे, वो क्या चाहेंगे, कहेंगे भाई सब तो ठीक है, हमको चाहिए फ्रीडम, तुम्हारे लिए हम क्या मांगेंगे, हमका चाहिए आज़ादी, आज़ादी हम लेके रहूँगा। और लालू वाली जो बातें हैं। अब वांटेड टू मेक नेशन स्टेट, उनको क्या करना था, वो कहते थे नेशन को एक स्टेट की तरह बनाओ, वोट कराओ, वोट से जो है हेड बनाया जाएगा, पार्लियामेंट से चलेगी सरकार, पार्लियामेंट चलाएगा। ये राजा ओजा वाला सिस्टम ना बहुत गया, बहुत दिन इनका झेल चुके हम। अब हमें चाहिए फ्री नेशन। इसके बारे में क्या हुआ वो आगे अभी पढ़ेंगे थोड़ा। तो इन्होंने फ्री नेशन की मांग करी और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल वर सेटअप, और कहा कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल बनाए जाएंगे। क्या मतलब, पार्लियामेंट बनेगी, न्यायपालिका, विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका, ये सिस्टम चलेगा, पूरा के पूरा संसद भवन बनेगा। और उसमें क्या मिलेंगे लोगों को, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाएंगे भाई। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये नहीं होता प्रेस, प्रेस का मतलब आज़ादी। किसकी आज़ादी, किसकी भाई, कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी छापूंगा, कुछ भी दिखाऊंगा। प्रेस की फ्रीडम चाहिए, मीडिया फ्री होना चाहिए, राजा के खिलाफ बोलना चाहता हूँ बोल दूंगा। उसके बाद में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इन्होंने एक काम किया था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता। क्या बोल रहे हो सर, पहले बताया तो था मजीनी ने बनाया था भाई, उसी के लिए कितनी बार भाई साहब को अरेस्ट किया गया था। लेकिन अब चाहिए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एक जगह इकट्ठा होंगे, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं, ये मिला उनको। उसके बाद में कहा भाई ये बंदा जो है, कौन जो हेड बना है, ये बेचारा कौन सा शहंशाह है, बार बार आके बैठा हुआ है, हटाओ इसको भी। हमने बॉर्बन किंग को हटा दिया, लुइस 16 को हटा दिया, नेपोलियन तुमने मान लिया, इसको भी हटाओ। तो लुइस फिलिप को क्या कर दिया गया, रिमूव, ओवरथ्रोन नहीं सर, रिमूव किया गया, ओवरथ्रोन नहीं किया गया, रिमूव किया गया। रिमूव मतलब हटाया जाएगा, ओवरथ्रोन का मतलब उखाड़ के फेंकना। ये शब्द याद रखना, यहाँ पर लिखना है रिमूव, क्योंकि उसकी जगह आएगा दूसरा कोई। एक व्यक्ति अगर ज़्यादा दिन तक सत्ता पे काबिज रहेगा तो पक्की बात है वो डिक्टेटर बनेगा। और यहाँ पर ये डर था कि लुइस फिलिप जो है वो डिक्टेटर बन जाएगा थोड़े दिन में। अब बात करते हैं एक और डेट की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हाई है। 18 मई 1848 की बात मैं करता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, पार्लियामेंट बन गया। अब पार्लियामेंट में क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी होंगी जो कि क्या करेंगी, कॉन्टेस्ट करेंगी। कहाँ पर, इलेक्शन में, मतलब चुनाव में लड़ेंगी। अच्छा वोट मिल गया था, हाँ 1845 में वोट दिया ना, तो चुनेंगे कौन, वो लोग चुनेंगे अपनी पार्लियामेंट। लेकिन कौन, सिर्फ मैन। अरे औरतों को वोट जो है 1928 के बाद मिला है,
तो उससे पहले कहीं पर भी कुछ भी आए ना, तो कहीं दिमाग नहीं चल रहा कि किसको वोट दिया है, भाई मैन को ही दिया है और किसी को नहीं दिया है, उसके 28 के बाद में मिला है औरतों को वोट। अब यहाँ पर क्या हुआ, 831 मतलब 831 लोग मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम जर्मन रीजन पॉलिटिकल एसोसिएशन, एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि जर्मनी से आती थी, जर्मन रीजन की। उन्होंने क्या करा, उनके 831 असेंबली जो बनी थी ना पार्लियामेंट, 831 उसके मेंबर जो हैं इलेक्ट होके आ गए। किसने इलेक्ट किया, एडुकेटेड मिडिल क्लास, पोएट, आर्टिशियन, इन सबों ने वोट दिया। कहा भैया तुमको ना हम अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, प्रतिनिधि बना रहे हैं, और तुमको क्या करना है, हमारी पीड़ा तुम ही जानते हो भैया, तुम जाओगे पार्लियामेंट में और हमारे मुद्दों को उठाओगे। हम भी ऐसे ही करते हैं भाई, आज के टाइम पे हम भी अपना MP MLA ऐसे ही करते हैं। हम पढ़ेंगे सिविक्स में, हम चुनते हैं कि भाई मेरी बात को उठाएगा, बाद में वो हमारी बात को उठाते उठाते अपनी बात को कैसे उठा लेता है वो सबको पता है। तो वही यहाँ भी होगा। इन्होंने इलेक्ट होके आ गए, कहा मेरी सरकार जो है वो किसकी है, गरीबों की सरकार है। पहले दिन भाई इलेक्ट होके आए, नारा, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जो है गरीबों के हक के काम करूँगा। बाद में गरीबों का हक का काम करते करते अपनी कोठी कब बन गई वो पता ही नहीं लगा। डिसाइडेड टू वोट, इन्होंने डिसाइड किया, पार्लियामेंट बिकेम डोमिनेट बाय मिडिल क्लास। अब क्या हुआ, जितने भी मिडिल क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग, हमारे देश में एक अच्छी बात यह है कि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो बेवकूफ़ भी है। बेवकूफ़ इन द सेंस मतलब पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन उसके पास चालाकी नहीं है ना, तभी भी हम मानते हैं कि भाई नॉलेज का तो अपार भंडार है, चाहे कुछ आता हो चाहे ना आता हो। इसीलिए लोगों ने एडुकेटेड मिडिल क्लास को ही भेजा कि भाई तुम जो है चालाक लोग हो और तुम पढ़े लिखे हो, तुम हमारे लिए अच्छे डिसीजन ले सकते हो। तो इन्होंने भेज दिया, वो बेचारे चुन के आ गए पार्लियामेंट में। मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिडिल क्लास मिल रहेगा, पूरी पार्लियामेंट जो है मिडिल क्लास से भरी हुई थी। उसके बाद में वर्कर एंड आर्टिशियन डिमांड नॉट फुलफिल। अब लोगों ने कहा भैया आपको मैंने बनाया था क्या, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, अब आप क्या करोगे, मेरी डिमांड को फुलफिल करोगे, हमारी मांगे पूरी करो। उसके घर पे गए, उन्होंने कहा चाय पिया आपने, नहीं भैया चाय की बात छोड़ो, चाय पानी तो घर से करके आए, हमारा काम करवा दो। कौन है आप लोग, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, मेरे से मिले थे क्या, आपने क्या बात है, कौन सी गारंटी है कि आपने मेरे को वोट दिया होगा। ऐसे कुछ सवालात उनसे किए गए। उन्होंने कहा भाई ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा दे गए हमारे नेताजी, और नेताजी सबके धोखा दे के चले गए। और जब नेताजी धोखा दे गए तो इन्होंने कहा अब इस नेताजी की भी बैंड बजाएंगे। अब वो नेताजी की बैंड बजेगी कैसे, वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इस क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे कि रेवोल्यूशन हुआ, आज़ादी मिली, लेकिन बनाए लीडर अपने अपने, लीडर जो है वो धोखा दे के चले गए। क्यों, आज़ादी कैसे मिली, देशभक्ति से मिली। इसके आगे की घटना नेताजी का बैंड वो अगली कक्षा में। धन्यवाद।